स्वागत है आप सभी का आज 3 फरवरी 2024 की करंट अफेयर्स में। ठीक है, तो कवर करते हैं आज और थोड़ा सा स्टैटिक जीके यानी हिस्ट्री का पार्ट भी कवर करवाऊंगा मैं इसमें, जैसे कि मैं करवाता हूँ अपने हर एक करंट अफेयर्स में। तो आज न्यूज़ में जो है सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लू इकोनॉमी 2.0 के बारे में। ब्लू इकोनॉमी 2.0 न्यूज़ में क्यों है? सबसे पहले ये क्या है, देखो इसका जो मकसद है ये है इंडिया हमारे कंट्री की है ना, हमारे कंट्री की एक्वाकल्चर और मैरीकल्चर सेक्टर्स को क्या करता है, इनहेंस करता है। ठीक है, जैसे मछली का जो पालन होता है ना, और समुद्र से रिलेटेड सब चीज़ों को जो ये क्या करता है, इकोनॉमी को बूस्ट देता है। इंटरिम बजट अभी निर्मला सीतारमन जी ने इंटरिम बजट जो है लॉन्च किया था, तो उसमें ब्लू इकोनॉमी 2.0 की बात करी गई थी। ठीक है, इसका मतलब है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द सी एंड द कोस्ट, है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब है कि ट्रेडिंग, यहाँ पे ट्रेडिंग का मतलब कह रहे हैं कि जो सी और कोस्ट यानी नदियों के किनारे कोस्ट पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि फ़िश पकड़ना, फिश का बेचना, या फिर और भी जो चीज़ें होती हैं, तो उन सबको इन्हेंस करता है ये सब। ठीक है, यूरोपियन कमीशन जो है ब्लू इकोनॉमी को, देखो इंडिया में ब्लू इकोनॉमी जो है इसमें सी और कोस्ट को इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, वहीं पे यूरोपियन कमीशन ब्लू इकोनॉमी में ओशियन, सी एंड कोस्ट इन तीनों चीज़ों को इंक्लूड करता है। और वर्ल्ड बैंक सिर्फ ओशन रिसोर्सेज को ब्लू इकोनॉमी मानता है, यानी कि इनका अपना अपना एक तरीका है कि ब्लू इकोनॉमी में किन चीज़ों को इंक्लूड करा जा रहा है। तो हमारे इंडिया वाले ओशन को नहीं करते, ठीक है, वो सी और कोस्ट को मानते हैं और इन्हीं इन्हीं की बात करते हैं। ठीक है, यूरोपियन कमीशन तीनों को कि ओशियन, सी एंड कोस्ट की तीनों चीज़ें ब्लू इकोनॉमी में आती है। वहीं पे वर्ल्ड बैंक जो है सिर्फ ओशियन के रिसोर्सेज पे रिलायबल होता है, बाकी इनको ब्लू इकोनॉमी का पार्ट नहीं मानता, सी एंड कोस्ट को। ठीक है, चलो आगे ध्यान रखते हैं। एक डे है वर्ल्ड कैंसर डे, है ना, जो 4 फरवरी 2024 को रखा गया है। इसका थीम इस बार का ये है कि क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व एक्सेस टू कैंसर केयर। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। कौन कब बनाते हैं? 4 फरवरी को बनाते हैं। ठीक है, चलो न्यूज़ में एक और दिन है, हाँ, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी। ठीक है, जो 4 फरवरी को ही मनाया जाता है, ये भी हम रखेंगे न्यूज़। ठीक है, एक एक दिन और आया है हमारा, अभी वेटलैंड्स डे हमने 2 फरवरी को अभी हाँ 2 फरवरी को मनाया था। तो ये याद रखना है कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको सेलिब्रेट करा इस बार इंदौर में सिरपुर लेक के किनारे इकट्ठे हुए चीफ गेस्ट वगैरह जो भी थे, वहाँ के सीएम वगैरह। तो इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश। ठीक है, सिरपुर लेक इंदौर। तो हाँ एक मिनट, हाँ ठीक है, तो सिरपुर लेक कहाँ पर है? इंदौर में। तो ये स्टैटिक जीके का पार्ट हो सकता है। ठीक है, ये स्टैटिक जीके का पार्ट हो सकता है। चलो आगे देखो, एल के अडवाणी जी न्यूज़ में है। क्यों है न्यूज़ में? क्योंकि इनको 2024 में यानी कि हाल ही में भारत रत्न से सम्मान किया गया है। भारत रत्न हमारे इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, तो ये स्टैटिक जीके का भी पूछा जा सकता है कि बताइए हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा होता है? भारत रत्न होता है। ठीक है, एल के अडवाणी जी को दिया गया है। इनको 2015 में पद्म विभूषण से भी सम्मानता मिल चुकी है। ये हमारे लॉन्गेस्ट सर्विंग मिनिस्टर रह चुके हैं, यानी सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा इन्होंने कार्यकाल संभाला है होम अफेयर्स के। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए, क्योंकि अब ये न्यूज़ में है, ये नाम न्यूज़ में है, तो ये कुछ भी पूछ सकते हैं कि लॉन्गेस्ट सर्विंग मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स कौन है? एल के अडवाणी जी। ठीक है, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि ये सबसे ज़्यादा होम मिनिस्टर की पोस्ट पर रह चुके हैं। ठीक है, अगला न्यूज़ में है MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन। ये ड्रोन का नाम है MQ-9B। ये क्योंकि इंडिया ने यूएस से खरीदे हैं या यूएस ने इंडिया को बेचे हैं, इस तरीके से आप कुछ भी समझ सकते हैं। तो इसका नाम आप याद रखेंगे MQ-9B स्काई गार्डियन। अगली न्यूज़ है हमारी अधू मेहर। अब अधू मेहर जी न्यूज़ में क्यों हैं? क्योंकि हाल ही में इनकी डेथ हो चुकी है। ये क्या है? हमारे एक इंडियन एक्टर हैं, डायरेक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। तो मेन आपको इंडियन एक्टर याद रखो, है ना, पहले ऑब्वियसली एक्टर बने होंगे, फिर डायरेक्टर, फिर प्रोड्यूसर। तो इंडियन एक्टर रह चुके हैं। ज़्यादातर इन्होंने ओडिया और हिंदी फिल्म्स में काम करा है। ठीक है,
इनकी एक फिल्म थी अंकुर, जिसको नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया था, और इनको 2017 में पद्म श्री से भी सम्मानता मिल चुकी है। पद्म श्री हमारे इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड है। ठीक है, तो आपका होमवर्क है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, तो ये फोर्थ तो मैंने बता दिया, फर्स्ट भी हमको पता चल चुका है, सेकंड एंड थर्ड आप मुझे बताएंगे कौन से सिविलियन अवार्ड हाईएस्ट पे हैं। ठीक है, चलो अगली न्यूज़ पे बढ़ते हैं। न्यूज़ में है पवन कुमार जी। पवन कुमार जी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये इन्हें हाल ही में चीफ एडवाइज़र की पोस्ट पर अपॉइंट करा गया है। कहाँ पर? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में ये चीफ एडवाइज़र की पोस्ट पे अपॉइंट हुए हैं। अब थोड़ा स्टैटिक जीके का पार्ट समझ लो कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने एक जो है डेवलप अ वेब बेस्ड ऑनलाइन डैशबोर्ड, इन्होंने एक ऑनलाइन डैशबोर्ड जो है डेवलप किया है। क्यों डेवलप किया है और क्या करता है ये जो है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का जो परफॉर्मेंस है उसका एवेल्युएशन करेगा, जिसके लिए इनको गोल्ड अवार्ड दिया गया है ना। पवन कुमार जी को गोल्ड अवार्ड मिला गया है। कौन सी कैटेगरी में? ई गवर्नेंस कैटेगरी में 2022 में। ठीक है, 2022 में आप देख सकते हैं ई गवर्नेंस कैटेगरी में इनको अवार्ड मिल चुका है इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी है कि चीफ एडवाइज़र ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर हाल ही में किसको अपॉइंट करा गया? पवन कुमार जी को करा गया। इनको गोल्ड अवार्ड मिला था ई गवर्नेंस कैटेगरी में 2022 में। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। आगे न्यूज़ में है हमारा एक पोर्टल जिसका नाम है घर। घर का फुल फॉर्म है गो होम एंड रीयूनाइट। ठीक है, ये किसके द्वारा लॉन्च करा गया है? एनसीपीसीआर के द्वारा लॉन्च करा गया है। एनसीपीसीआर का फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है गो होम एंड रीयूनाइट। ठीक है, अब जो ये पोर्टल है ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करेगा हमारे कौन से एक्ट के? 2015 एक्ट के, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करते हुए काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा हम स्टैटिक जीके का पार्ट समझ लेते हैं, क्योंकि अभी एनसीपीसीआर के बारे में हमने समझा, तो थोड़ा सा और समझते हैं इसके बारे में कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्टिंग ऑफ चाइल्ड राइट्स एक स्टैच्यूटरी बॉडी है और इसको स्टैब्लिश्ड हुई थी ये 2005 में सीपीसीआर एक्ट के तहत। ठीक है, तो कब स्टैब्लिश हुई है? 2005 में स्टैब्लिश हुई है। कैसी बॉडी है? स्टैच्यूटरी बॉडी है। ये क्वेश्चन भी बहुत मैंने देखा है कि पूछने लगे हैं अब कि स्टैच्यूटरी बॉडी है, गवर्नमेंटल बॉडी है, नॉन गवर्नमेंट बॉडी है। ठीक है, अब ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है? कौन सी मिनिस्ट्री इसको चलाती है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसको चलाती है। अब जाहिर सी बात है चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स के ऊपर बनी है, तो कौन सी मिनिस्ट्री चलाएगी इसको? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब ये एनसीपीसीआर के अंदर कितने लोग काम करते हैं? देखो, एक चेयरमैन, एक चेयरपर्सन होता है और उसके हेल्प के लिए 6 और लोग होते हैं। ठीक है, तो उन 6 लोगों को अभी आप साइड में रखो। अभी जो मेन पर्सन है, एक जो चेयरपर्सन है, वो इस समय कौन है? प्रियांक कनुग, क्या लिखा है? कनुनगो। ओके, प्रियांक कानूनगो। तो प्रियांक जी हमारे जो है चेयरपर्सन है एनसीपीसीआर के। अब इसमें जो चेयरपर्सन होता है, इसका जो टेन्योर होता है ये 3 सालों का होता है, या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि या तो इनको 3 साल हो जाए, है ना, चेयरपर्सन की पोस्ट पे, या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज हो जाए। तो दोनों में से जो चीज़ पहले हो जाती है फिर उसके बाद चेंज कर दिया जाता है। और वहीं पे मेंबर्स के लिए जो टेन्योर डिसाइड किया गया है 3 साल, लेकिन एज 60। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अगले न्यूज़ में देखते हैं। अभी मेरी थोड़ी सी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, इसलिए मैं आपको थोड़ा ढंग से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज करिएगा चीज़ों को, है ना, और सेल्फ स्टडी करते रहिएगा। चलो आगे समझें। ओके, न्यूज़ में है एक फोरम, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक फोरम। इसमें यूएस और इंडिया मिलके मतलब स्ट्रेटजीज वगैरह बनाते हैं चीज़ों को लेकर। ठीक है, तो हाल ही में इस फोरम के अंदर 4 लोगों को अपॉइंट करा गया है। वो 4 लोग कौन हैं? एक है प्रशांत रुइया, जो कि डायरेक्टर हैं इसार ग्रुप के। ठीक है, और एक है जो इकोजोगलू, जो सीईओ है डेल्टॉइड ग्लोबल के। एलेक्स रॉजर्स, कॉलकम के प्रेसिडेंट। और राज शाह, एमएसआई सरफेस से। ठीक है, तो ये 4 नाम हैं जो कि यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक फोरम में अपॉइंट हुए हैं। प्रशांत रुइया, जोई ओकोजोगलू, एलेक्स रॉजर्स, राज शाह।
ठीक है, तो ये नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चारों नाम नहीं पूछे जाएंगे, या तो वो ये पूछ सकता है कि बताइए डायरेक्ट हाल ही में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक फोरम में इनमें से कौन से पर्सन हैं जो कि अपॉइंट हुए हैं और वो डायरेक्टर हैं इसार ग्रुप के। अब देखो मान लो चारों नाम दे दिए, बट डायरेक्टर ऑफ इसार ग्रुप कौन है, चारों ही नाम सही हैं, चारों ही लोग जो है अपॉइंट हुए हैं, लेकिन डायरेक्टर ऑफ इसार ग्रुप कौन है, प्रशांत रोहिया है। ठीक है, या फिर आपसे पूछ लिया कि बताइए कि अभी हाल ही में एक पर्सन अपॉइंट हुआ है और इन चारों का नाम दे दिया, लेकिन बोल दिया गया और वो साथ ही में डेल्टॉय ग्लोबल का सीईओ है ना, तो आंसर ये वाला हो जाएगा। तो इसलिए चीज़ों को समझते हुए चलना है। ओके, न्यूज़ में है इंडियन नेवी। मैंने आपको बताया कि गल्फ ऑफ एडन में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो है हमले हो रहे हैं, हाईजैकिंग हो रहे हैं और लूट मची हुई है, लुटेरे जो हैं लूट रहे हैं शिप्स को। तो अभी फिर से इंडियन नेवी ने कमाल करके दिखाया। आईएनएस शारदा को ऑपरेशन करने भेजा, यानी उसको भेजा रेस्क्यू करने। एफ वी उमारी क्या है, एक ईरान फिशिंग वेसल है, यानी मछली पकड़ने वाला एक फिश है, सॉरी मछली पकड़ने वाला एक शिप है, ठीक है, फिशेस को। तो एफ वी उमारी को हाईजैक कर लिया गया था सोमाली पायरेट्स द्वारा, है ना, ये जो डाकुओं का समूह है, इन्होंने हाईजैक कर लिया था। तो इसको रेस्क्यू करने के लिए इंडियन नेवी ने आईएनएस शारदा को जो है वहाँ पे भेजा। तो ये इनके जो ये इंडियन नेवल शिप्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे आईएनएस शारदा हो गया। अभी हाल ही में मैंने और भी चीज़ें पढ़ाई थी इस चीज़ में, तो ये ध्यान रखना है कि कौन सी शिप भेजी गई किसको बचाने के लिए, ठीक है। चलो अब थोड़ा स्टैटिक जीके का पार्ट समझ लेते हैं, और हिस्ट्री से रिलेटेड है ये टॉपिक, काफ़ी आपको मज़ा भी आएगा। बैटल ऑफ उम्बेरखिंड। अब देखो आप सोच रहे होगे कि सर आपने अचानक से बीच में इसको क्यों डाल दिया। देखो हम लोग 3 फरवरी की न्यूज़ पढ़ रहे हैं और आज ही के दिन पे बैटल ऑफ उम्बेरखिंड हुई थी 3 फरवरी 1661 में, इसलिए ये जो है स्टैटिक जीके का पार्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया है आप लोगों के लिए, ठीक है। और ये हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा ये टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। तो बैटल ऑफ उम्बेरखंड कब हुई थी, 3 फरवरी 1661 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, सह्याद्री के माउंटेन रेंजेस में ये जो है बैटल हुई थी। किनके बीच में हुई थी, मराठा और मुगल्स के बीच में हुई थी। मराठा के तरफ से जो लीड कर रहे थे वो थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी, और मुगल्स की तरफ से जो लड़ने गए थे, यानी मुगल्स को जो कमांड कर रहे थे वो थे जनरल करतलव खान, ठीक है। तो इन दोनों चीजें याद रखनी है कि उम्बेरखिंड में किन के बीच में लड़ाई हुई है। मराठा वर्सेस मुगल थे, शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज वर्सेस करतलव खान, ठीक है, जिसमें हमारे मराठा वॉरियर्स जो हैं जीत गए थे। मराठा वॉरियर्स को जो है क्या हो गई थी, जीत हासिल हो गई थी, ठीक है। तो इतनी सी बात हमको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारी एक और बैटल है, बैटल ऑफ उदगिर, ठीक है। ये बैटल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी बैटल के जस्ट बाद बैटल ऑफ थर्ड पानीपत है ना, थर्ड पानीपत की जो है बैटल हुई थी इसी बैटल के बाद हुई थी जस्ट, ठीक है। तो इसको पहले समझो फिर मैं वो बताता हूँ। तो बैटल ऑफ उदगिर भी जो ही हुई थी हमारी 3 फरवरी 1760 में। तो और कहाँ पे हुई थी, उदगिर, हैदराबाद स्टेट में उदगिर एक जगह है, वहाँ पे हुई थी ये बैटल। किनके बीच में हुई थी, मराठा एम्पायर है ना, फिर से मराठा एम्पायर के बीच में और निज़ाम ऑफ हैदराबाद के बीच में, ठीक है। हैदराबाद के जो निज़ाम यानी उस समय के जो हैदराबाद के राजा टाइप्स थे उनके बीच में हुई थी, ठीक है। तो मराठा एम्पायर और निज़ाम ऑफ हैदराबाद के बीच में बैटल ऑफ उदगिर हुई थी। तो क्या हुआ कि मराठा से जो कमांड कर रहे थे वो थे सदाशिवराव भाऊ, और निज़ाम से जो थे वो सलाबत जंग। तो इन दोनों के बीच में जो है बैटल हुई थी। सलाबत जंग चाहते थे कि मैं मराठास को हरा के जो है निज़ाम ऑफ हैदराबाद बन जाऊँ, यानी वो हैदराबाद के निज़ाम बनना चाहते थे, किंग बनना चाहते थे, इसलिए। लेकिन मराठास ने हरा दिया, सदाशिवराव जी ने हरा दिया और मराठा एम्पायर जीत गया। अब इसके रिजल्ट्स क्या निकले, ठीक है। रिजल्ट बताने से पहले मैं बता देता हूँ, जैसे कि अब ये यहाँ पे जीत गए मराठा एम्पायर है ना, फिर यहीं से इन्होंने क्या करा था, बैटल ऑफ थर्ड पानीपत की तरफ मुड़ गए थे और वहाँ पे लड़ने चले गए थे, ठीक है। चलो वो कभी और बताएंगे, फिलहाल इसमें समझो कि अब जब ये मराठा लोग जीत गए है ना, बैटल ऑफ उदगिर में सदाशिवराव भाऊ और सलाबत जंग के बीच में हुई थी, इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब जब ये बैटल जीत गए तो क्या रिजल्ट आया, निज़ाम फोर्सेस ने सरेंडर कर दिया है ना, सरेंडर कर दिया। साथ ही में 60 लाख रुपए एनुअल इनकम, यानी कि मराठास को, यानी कि ये जो सलाबत जंग जी हैं इनकी जो आर्मी है ये 60 लाख रुपए हर साल देगी, ठीक है। हर साल 60 लाख रुपए
जो है किसको देगी, मराठा एम्पायर को देगी। साथ ही में ये जो सिटीज़ है ये भी देने का वादा कर दिया है, अहमदनगर, दौलताबाद, बुरहानपुर, बीजापुर। ठीक है, अहमदनगर, दौलताबाद, बुरहानपुर एंड बीजापुर, 1 2 3 4, तो ये 4 सिटीज़ का जो राइट्स था वो उनको पता चला गया कि ये सिटीज़ अब हमारे कंट्रोल में रहेंगी। साथ ही में आपसे 60 लाख रुपए भी हमको देंगे सालाना, और निज़ाम फोर्सेस इनके अंडर में आ गई। ठीक है, छोटी सी न्यूज़ है, आईएनएस चक्रा। आईएनएस चक्रा इंडियन नेवी की पहली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। तो ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंट पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि बताइए इंडियन नेवी की पहली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन कौन सी है, आईएनएस चक्रा। और आईएनएस चक्रा क्या है, एक सबमरीन है। ठीक है, शिप नहीं है, सबमरीन है। न्यूज़ में है एम्स, जो कि कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। एम्स ने हाल ही में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है जिसका नाम है iOncology.ai। ठीक है, तो ये किस लिए है ये प्लेटफॉर्म, ताकि ये अर्ली कैंसर्स के जो केसेस हैं उनको डिटेक्ट कर सके, कैंसर की प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट कर सके, और सही समय पे जो है कैंसर पेशेंट्स को क्या कर सके, ट्रीटमेंट मिल सके। चलो आगे देखो, इंडिया का यूपीआई, इंडियाज यूपीआई है ना, ये इस समय न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अब जो है ग्लोबल स्टेज पर इंडिया का जो यूपीआई, हमारे जो इंडियन यूपीआई है वो लॉन्च कर दिया गया है, ऑफिशियली लॉन्च एट ईफिल टावर पेरिस। ठीक है, अब जो हमारा इंडिया का यूपीआई है वो ग्लोबल मार्केट में भी यूज़ किया जाएगा, है ना, ग्लोबल डेब्यू किया है। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए, और साथ में करंट अफेयर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ में एक फिल्म है, एनिमेशन फिल्म, जो कि न्यूज़ में है। क्यों है, इस एनिमेशन फिल्म का नाम है लेचिट द वॉरियर, लेचिट द वॉरियर। ठीक है, इसमें एक करेक्टर है अहोम जनरल लेचिट बरफुकन, बरफुकान। ठीक है, तो ये जो करेक्टर है ये इसमें रोल निभा रहा है। बेस्ट एनिमेशन फिल्म का इनको अवार्ड मिला है, इस फिल्म को अवार्ड दिया गया है कहाँ पर, कंचनजंगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, है ना, कंचनजंगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड दिया गया है। इसके डायरेक्टर हैं पार्था सारथी महांता। अब ये जो करेक्टर है क्या है, ये कौन था हिस्ट्री में करेक्टर, इस करेक्टर ने असम में मुगल्स को प्रिवेंट किया था, यानी प्रिवेंट द मुगल्स कैप्चर। अच्छा, मुगल्स जो है असम को कैप्चर करने के लिए आर्मी भेजे थे, लेकिन इस करेक्टर ने जो है उनको कैप्चर नहीं होने दिया, मतलब अपने असम को मुगल्स के हाथों कैप्चर नहीं होने दिया था, इसलिए ये, तो मैं रिकमेंड करूँगा देखना ये मूवी। एक तो आपको हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखनी चाहिए, ताकि आपकी हिस्ट्री थोड़ी सी और ज़्यादा क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, ओके। अगली न्यूज़ में है हमारा एक और नाम, पर्सन इन न्यूज़, निखिल वाघ। निखिल वाघ जी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इनको एक अवार्ड दिया गया है अभी, महागौरव 2024। किसके द्वारा दिया गया है, डिजिटल मीडिया एडिटर जर्नलिस्ट एसोसिएशन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के द्वारा इनको महागौरव अवार्ड दिया गया है। अगली न्यूज़ में है हमारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी न्यूज़ में क्यों है भाई, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी इसलिए है न्यूज़ में क्योंकि इस यूनिवर्सिटी को हाईएस्ट ग्रेड मिली है A++। किसके द्वारा दी गई है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल, NAAC द्वारा। तो ये NAAC क्या करता है, यूनिवर्सिटी को, जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटी हैं इंडिया की, उनको जो है देखता है कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी काम कर रही हैं, कितने स्टूडेंट्स इसमें जो है पास आउट हो रहे हैं, कैसा परफॉर्मेंस है इस यूनिवर्सिटी का, तो इस हिसाब से ग्रेड देता है। जैसे हम लोगों को ग्रेड मिलते हैं ना एग्जाम्स में, ऐसी इस यूनिवर्सिटीज़ को ग्रेड देता है। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रेड मिले हैं A++। ठीक है, न्यूज़ में है एक टूर्नामेंट, मेंस नेशनल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट फॉर ब्लाइंड्स, है ना, तो इसके विनर बनी है कर्नाटक स्टेट, और रनर अप रही है आंध्र प्रदेश, यानी फाइनल जो था कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बीच में हुआ था, जिसमें कर्नाटका जो है जीत गई। और साथ में ट्रॉफी का नाम क्या है, नागेश ट्रॉफी। ठीक है, तो नागेश ट्रॉफी किसको गई है, कर्नाटका को हासिल हुई है, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना आपने। चलो आगे देखते हैं पर्सन, पर्सन न्यूज़, यस, पर्सन इन न्यूज़ है अग्नि चोपड़ा। अग्नि चोपड़ा न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि एक तो ये पहले समझ लो ये क्रिकेटर है, और ये कौन से स्टेट से खेलते हैं, मिजोरम की स्टेट से खेलते हैं। रणजी ट्रॉफी में हाल ही में इनका डेब्यू हुआ, और इन्होंने लगातार एक रिकॉर्ड बनाया है, लगातार 4 कॉन्जिक्यूटिव सेंचुरीज, यानी लगातार जो है
शतक मारे हैं, 100 रन्स बनाए हैं लगातार, यानी जैसे एक मैच में बनाया, फिर अगले मैच में बनाया, फिर अगले मैच में बनाया, लगातार, ठीक है। तो ये नाम भी इस समय न्यूज़ में है, तो इसको भी ध्यान में रखना। न्यूज़ में है CLEA कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में एक CLEA कॉन्फ्रेंस हो रहा है। CLEA क्या है? कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन, है ना। तो ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है, ये किसने इनॉग्रेट किया? PM नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है। थीम जो है रखा गया है इस कॉन्फ्रेंस का, क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी, ठीक है। तो ये थीम जो है इम्पोर्टेंट है इस कॉन्फ्रेंस की। ओके, तो ना हमारी आज की लास्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। हांगकांग आर्टिकल 23, ये न्यूज़ में है। हांगकांग का आर्टिकल 23 क्या है? अ नेशनल सिक्योरिटी लॉ प्रपोजल। जो हांगकांग का आर्टिकल 23 है, ये उनकी नेशनल सिक्योरिटी यानी उनके देश की सिक्योरिटी के बारे में जो है बताता है। इस आर्टिकल का जो मकसद है, स्ट्रेटन लीगल फ्रेमवर्क एंड एड्रेस एलीज फॉरेन इन्फ्लुएंसेस एंड इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स, ठीक है। तो ये आर्टिकल क्या करता है? ये आर्टिकल जैसे लिखा है, इन मैंडेट द प्रोहिबिशन ऑफ एक्ट्स दैट इंडेंजर्स नेशनल सिक्योरिटी। देखो ऐसे समझो, हांगकांग का जो आर्टिकल 23 है, ये प्रोहिबिट यानी कि रोकता है कि अगर आपने हमारे देश में कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करी, ऐसे कोई एक्ट करे या जिससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी को वायलेशन हो रहा है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी डेंजर में है, तो उसके तहत जो भी कानून वगैरह है आपको सजा दी जाएगी। तो आर्टिकल 23 जो है नेशनल सिक्योरिटी बताता है, किसकी? हांगकांग की, ठीक है। तो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। यही ऑप्शन में पूछा जाएगा कि नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है कि किस चीज़ से रिलेटेड है, यही ऑप्शन में आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। तो मिलते हैं अगले दिन की न्यूज़ में, जो कि 4 तारीख को संडे था। तो हम लोग अब 5 तारीख को कवर करेंगे 4 और 5 की न्यूज़ को, ठीक है। तब तक पढ़ते रहो और बेस्ट ऑफ लक।